Hello, friends. Very warm welcome to LK Academy. Happy to meet you all after a long festive season. I hope every one of you is safe and doing well at your home. और काफ़ी सारे एग्जामिनेशन के फॉर्म्स धीरे धीरे आ चुके हैं. मल्टीपल एग्ज़ाम्स के जो रजिस्ट्रेशन थे वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं. सो आई होप दैट एवरी वन ऑफ यू हैव रजिस्टर्ड एंड अप्लाइड फॉर योर रिस्पेक्टिव एग्ज़ाम्स. और इसी के साथ वी विल गो टू अवर करंट अफेयर्स लेक्चर. और ये जो आज का हमारा लेक्चर होगा दैट इज़ अवर करंट अफेयर्स लेक्चर नंबर 33. तो एज पर अ रिचुअल वी विल स्टार्ट टुडेज लेक्चर विथ अ कोट. और जो कि कोट है, विनर्स आर नॉट पीपल हु नेवर फेल बट पीपल हु नेवर क्विट. तो देखिए, पहले भी काफ़ी बार मैं आपको बता चुका हूँ कि रिवीजन है और प्रैक्टिस जो है वो आपको कंटिन्यूअस जारी रखनी पड़ेगी, चालू रखनी पड़ेगी. एक एग्ज़ाम दीजिए, दूसरी एग्ज़ाम दीजिए. हो सकता है कि पहली 2, 3, 4, 5 एग्ज़ाम में आपको एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट ना मिले, बट यू हैव टू वर्क ऑन दैट. आपके जो वीक टॉपिक्स है, वीक सब्जेक्ट है, उसके ऊपर आपको काम करना पड़ेगा. 2 एग्ज़ाम के बाद अगर आपके मार्क्स नहीं आ रहे तो पढ़ाई करना छोड़ दिया, दैट इज़ नॉट द सोल्यूशन. तो आप कभी भी कोई भी एग्ज़ाम पास नहीं कर पाओगे. यू हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, ऑन योर वीक पोर्शन. तब जाके आप कोई एग्ज़ाम पास कर पाओगे. सो ये याद रखिए, विनर्स आर नॉट पीपल हु नेवर फेल बट पीपल हु नेवर क्विट. और इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट करेंगे. क्वाइट एन ईजी टॉपिक, द फर्स्ट वन. तो उसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे. इंडियाज़ टॉप 10 पुलिस स्टेशंस फॉर 2020. सो रिसेंटली इंडिया के जो टॉप 10 पुलिस स्टेशन हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर या कुछ गिवन सेक्टर्स में, उनकी एक लिस्ट पब्लिश की गई है. कौन सी मिनिस्ट्री ने ये लिस्ट जारी की है, पब्लिश की है? सो दैट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, हमारा गृह मंत्रालय. सो द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स has released a list of the top 10 police stations in India for the year 2020. The annual ranking is done since 2015 when the Prime Minister announced such an exercise while addressing the Directors General of Police Conference in Kutch, Gujarat. तो 2015 में प्राइम मिनिस्टर ने ये ऐलान कर दिया था कि अब से बेस्ट परफॉर्मेंस या बेस्ट काम करने वाले पुलिस स्टेशन को सालाना रिकॉग्निशन दिया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा. तो 2015 से इसकी शुरुआत हुई थी. अब देखिए, जनरली रैंकिंग क्यों दी जाती है? आप स्कूल या कॉलेजेस में फर्स्ट नंबर, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक क्यों दिया जाता है? ताकि पीपल स्टे मोटिवेटेड. तो यहाँ पे भी अगर पुलिस वालों को कोई रिकॉग्निशन मिलेगा पूरे देश में, नेशनल लेवल पे, तो दे स्टार्ट डूइंग गुड वर्क. ओके, हमारे यहाँ की जो पुलिस सिस्टम है वो काफ़ी अच्छी भी है और कुछ कुछ जगहों पे विलेज एरियाज़ में काफ़ी खस्ता हालत में भी है, काफ़ी ख़राब हालत में भी है. कॉमन पीपल के साथ अच्छी तरह से बात नहीं की जाएगी, एफआईआर नहीं लिखी जाएगी. तो इन सारी चीज़ों की वजह से हमारे यहाँ जो क्राइम रेट है और पुलिस और कॉमन पीपल के बीच का जो रिलेशन है दैट इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. और इसी को सुधारने के लिए ये रैंकिंग देना स्टार्ट किया गया था इन 2015. ऑब्जेक्टिव क्या था? टू रैंक द टॉप 10 पुलिस स्टेशंस आउट ऑफ 16,671 पुलिस स्टेशन, अप्रॉक्सीमेट नंबर, इन द कंट्री थ्रू डाटा एनालिसिस, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन एंड पब्लिक फीडबैक. परफॉर्मेंस पैरामीटर क्या क्या रखे गए हैं इसमें? सो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस, क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एट्सेट्रा. तो इन लोगों के लिए क्या काम किया पुलिस ने, कितनी जल्दी से जो कंप्लेन थी उसको रिजॉल्व कर दिया गया, उस बेसिस पे पुलिस स्टेशंस को जज किया जाएगा. दिस ईयर द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड 3 न्यू पैरामीटर्स. तो दिस इज़ योर एग्जामिनेशन क्वेश्चन कि कौन से नए पैरामीटर्स इंट्रोड्यूस किए गए थे? तो वो था मिसिंग पर्सन्स, अनआइडेंटिफाइड फाउंड पर्सन्स एंड अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज़. तो इन 3 सेक्टर्स में, इन 3 फील्ड में पुलिस ने कैसा काम किया, कौन से तरीक़ों से काम किया, टेक्नोलॉजी का किस तरीके से इस्तेमाल किया, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे मेजर किया गया था. परफॉर्मेंस ऑफ पुलिस स्टेशंस लोकेटेड इन रूरल एंड रिमोट एरियाज हैज़ बीन वर्थ अप्रेजिंग.
This indicates that while availability of resources is important, more important is the dedication and sincerity of police personnel to prevent and control crime and serve the nation. जैसे कि मैंने कहा ना कि जब पुलिस स्टेशन में आप जाओगे तो टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज तो बात की चीज़ है। पहली चीज़ किसी विक्टिम के लिए क्या होगी, जो पीड़ित है, जो शोषित है और वो कंप्लेन लेकर पुलिस स्टेशन में जाएगा, पुलिस वाला धुतकार कर बोल देगा कि एफआईआर नहीं लिखी जाएगी या तो रिश्वत ली जाएगी उससे एफआईआर दर्ज करवाने के लिए, विच इज़ द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है ना, आपके अधिकारों का रक्षण होना चाहिए, प्रोटेक्ट होने चाहिए आपके राइट्स। वो देखने का काम किसका है, पुलिस वालों का और जुडिशियरी सिस्टम का। जो आवर पुलिस सिस्टम इज पार्ट ऑफ आवर जुडिशियरी सिस्टम। तो जो फर्स्ट स्टेप ऑफ आवर जुडिशियरी सिस्टम है वही अगर आपको मदद नहीं करेगा, सो यू कैन नॉट गो हेड। तो यही मेजर करने के लिए ये इंडेक्स लाया गया है। टॉप 3 पुलिस स्टेशन कौन से थे? तो पहला जो पुलिस स्टेशन है जिसने टॉप किया है दैट इज़ नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन इन थोबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर हैज़ टॉप्ड द लिस्ट। तो ये आपको याद रखना है, नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन इन थोबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मणिपुर। तो मणिपुर का जो एक पुलिस स्टेशन है उसने टॉप किया है। नेक्स्ट इज AWPS Surumangalam police station in Salem city of Tamil Nadu, and the third is खारसंग पुलिस स्टेशन इन चांगलांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। देखिए नॉर्थ ईस्ट के जो टॉप 3 में 2 जो स्टेट्स है दोज आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट और एक आपका है साउथ में। बेनिफिट्स ऑफ एनुअल रैंकिंग क्या है? सो टू रिकॉग्नाइज द हार्ड वर्क एंड एनकरेज एंड इंस्टॉल अ सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस इन द पुलिस फोर्स। It also provides a picture of state of physical infrastructure, resources, and deficiencies at the level of police stations. The annual exercise of ranking police stations works as a constant guide for improvements. तो यहाँ से गवर्नमेंट को काफ़ी अच्छे फीडबैक मिलेंगे कि क्या ग्राउंड लेवल पे हमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए, कैसे इम्प्रूव करना चाहिए और कैसे टेक्नोलॉजी को सिस्टम के साथ जोड़ा जाए, कैसे टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज़ किया जाए, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को फीडबैक से पता चलेगी। दी अनदर टॉपिक इज़ ऑल्सो अ रिसेंट न्यूज़ जो कि है साइक्लोन निवार, जिसका सबसे ज़्यादा असर तमिलनाडु और पुडुचेरी के कोस्टल एरियाज पे होता हुआ हमें दिखा। सो रिसेंटली द ट्रॉपिकल साइक्लोन निवार हैज़ मेड लैंडफॉल along the Tamil Nadu Puducherry coast. Landfall refers to the phenomenon of cyclone's outer wall moving over the coastline and beyond. तो जब लैंडफॉल किसे कहा जाएगा? तो जब समुंदर से हटकर, ओके दिस इज द ट्रॉपिकल साइक्लोन। अब उसका मतलब क्या है कि वो उसका जन्म कहाँ पे हुआ था, वो स्टार्ट कहाँ पे हुआ था, ओरिजिन उसका कहाँ पे था? समंदर के किसी पॉइंट में, राइट। देर आर मल्टीपल रीजन्स कि किस वजह से वो साइक्लोन ओरिजिनेट हुआ। अब वो साइक्लोन समंदर में सफ़र कर कर कोई एक पर्टिकुलर जगह पे ज़मीन को टच करेगा, सो दैट इज़ नोन एज अ लैंडफॉल पॉइंट। और यहाँ पे वो क्या था? तमिलनाडु में वो लैंडफॉल हुआ। अब ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे लैंडफॉल हो रहा है वहीं पे वो असर करेगा, उसके आसपास के कई किलोमीटर के इलाके तक वो साइक्लोन असर कर सकता है। तो क्या था साइक्लोन निवार? इट इज़ द फोर्थ साइक्लोन दैट हैज़ टेकन शेप इन द नॉर्थ इंडियन ओशन रीजन दिस ईयर। द फर्स्ट 3 साइक्लोन्स वर साइक्लोन गति, साइक्लोन अम्फान एंड साइक्लोन निसर्गा। तो ये 3 साइक्लोन थे जिन्होंने अलग अलग कंट्री को या अलग अलग रीजन को अफेक्ट किया। निवार will be the second cyclone to hit Tamil Nadu in 2 years after Cyclone Gaza in 2018. The storm has been named Cyclone Nivar based on the guidelines of World Meteorological Organization. Nivar has been selected from the list of names given by Iran. तो we have already seen that list if you remember. तो एक लिस्ट जो हमने देखी थी दैट इंक्लूड्स 8 कंट्रीज, तो टोटल 64 नेम्स जो हमने देखे थे। एक लिस्ट जो हमने देखी थी दैट इंक्लूड्स 13 कंट्रीज, जो कि 13 देशों का उसमें इंक्लूड किया गया था और उन 13 कंट्रीज ने 169 टोटल नेम्स जो थे वो सुझाए थे। तो एक के बाद एक वो फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन अगर कोई भी साइक्लोन आता है तो इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर
एक के बाद एक साइक्लोन को ये नाम दिए जाएंगे. According to WMO guidelines, countries in every region are supposed to give names for cyclones. The North Indian Ocean region covers tropical cyclones formed over Bay of Bengal and Arabian Sea. The 13 members which come under this region, तो ये जो नॉर्थ इंडियन ओशन का जो रीजन है जो कि साइक्लोन ओरिजिनेट करता है कहाँ से, बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी, तो उसमें 13 मेंबर्स है. वो कौन से 13 मेंबर्स है? बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड, ईरान, कतार, सऊदी अरेबिया, यूएई एंड येमेन. A total of 169 cyclones were named by these countries for this year with 13 names from each country. तो हर एक कंट्री 13 जितने नाम सुझाएगा और उसका एक पूरा टेबल बना दिया जाएगा. फ्रॉम द वेरी फर्स्ट नेम स्टार्ट किया जाएगा फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर और उसके बाद उसको कंटिन्यू किया जाएगा टिल द 169th नेम. तो ये जो निवार था वो कौन सी कैटेगरी का था? तो उसको वेरी सीवियर साइक्लोन, पहले ये प्रेडिक्ट किया गया था कि वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा, ज़्यादा सीवियर होगा, वेरी सीवियर साइक्लोन होगा. और वो कैसे तय किया जाएगा? बेस्ड ऑन द विंड स्पीड. हवा की जो गति है वो कितनी रहेगी उसके बेसिस पे टाइप ऑफ डिस्टर्बेंसेस डिसाइड किए जाएंगे. बट आफ्टर फर्दर एनालिसिस उसको वेरी सीवियर साइक्लोन से सीवियर साइक्लोनिक स्ट्रॉम में कन्वर्ट कर दिया गया. क्यों? क्योंकि जो प्रेडिक्शन था विंड स्पीड का वो कम था, फ्रॉम 88 to 117 किलोमीटर पर आवर. राइट, सो दीज आर योर टेबल. ये आपको जस्ट एक बार देख लीजिए, आपको याद रखना है, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है. साइक्लोन निवार के बाद रिसेंटली साइक्लोन बुरेवी हिट करेगा सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया को. So recently cyclone Burevi has made a landfall on Sri Lanka's northern and eastern provinces before heading towards South India. This comes days after cyclone Nivar hit the Puducherry coast. और ये जो साइक्लोन बुरेवी जो है वो नाम किसने सजेस्ट किया है? वो नाम दिया गया है मालदीव्स की तरफ से. अब देखिए दोनों ही ट्रॉपिकल साइक्लोन है. हमने देखा कि निवार is also tropical cyclone and Burevi is also tropical cyclone. तो what is the tropical cyclone? A tropical cyclone is an intense circular storm. Right? हमने चक्रवात जिसको हम बोलेंगे, we have already seen that the formation गोलाकार में उसका formation होगा. We have already seen that is an intense circular storm that originates over warm tropical oceans and is characterized by low atmospheric pressure, high winds and heavy rain. तो these are the atmospheric condition जिसकी वजह से tropical ocean में tropical cyclone originate होते हैं. A characteristic feature of tropical cyclones is the eye, a central region of clear skies, warm temperatures and low atmospheric pressure. तो जहाँ पे कंपैरेटिवली वार्म टेम्परेचर्स रहेंगे ओशन में, राइट, ओशन में हम बात कर रहे हैं. दीज आर नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम लैंड, दीज आर ओरिजिनेटेड इन दी ओशन. तो जहाँ पे वार्म टेम्परेचर होगा और लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हवा का जो दबाव होगा, वातावरण का जो दबाव होगा वो कम होगा, तब जाके ड्यू टू सर्टेन एटमॉस्फेरिक कंडीशन ट्रॉपिकल साइक्लोन ओरिजिनेट होंगे. स्ट्रॉम्स ऑफ दीज टाइप्स आर कॉल्ड हरिकेन्स इन द नॉर्थ अटलांटिक एंड ईस्टर्न पैसिफिक एंड टाइफून्स इन साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना. ये भी पिछले कुछ महीनों में जो हमने लेक्चर्स कवर की है तो हमने काफ़ी सारे साइक्लोन्स के बारे में बात की है. अब अलग अलग दुनिया के हिस्सों में साइक्लोन को अलग अलग नाम से जाना जाता है. उसको हरिकेन्स कहा जाएगा या टाइफून्स कहा जाएगा. इंडियन डायस्पोरा में, अगर इंडियन रीजन में उसकी बात करें तो हम उसको क्या कहेंगे? साइक्लोन कहेंगे, चाहे फिर वो ईस्टर्न कोस्ट में लगे या वेस्टर्न घाट में लगे, उसको क्या कहा जाएगा? साइक्लोन ही कहा जाएगा. स्ट्रॉम्स रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज इन दी northern hemisphere and clockwise in the southern hemisphere. See now this is kind of the
knowledge is required for your class 1 and 2 एग्जामिनेशन। आपको निवार के बारे में पूछा जाएगा। अब निवार देखिए कौन से हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है या सदर्न हेमिस्फीयर में है। चलिए 2 मिनट पॉज करके सोचिए और इसका आंसर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इंडिया जो है, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बिलोंग करता है या सदर्न हेमिस्फीयर में बिलोंग करता है या दोनों में बिलोंग करता है। यू हैव टू टेल मी एंड बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो भी स्ट्रॉम्स या साइक्लोन्स होंगे वो काउंटर क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, आगे बढ़ेंगे, और सदर्न हेमिस्फीयर के जो स्ट्रॉम्स होंगे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, क्लॉकवाइज रोटेशन में आगे बढ़ेंगे। तो आपको मुझे बताना है कि पहले तो इंडिया वाला सवाल मैंने पूछ लिया, सेकेंड आपको मुझे बताना है निवार के बारे में और बुरेवी के बारे में कि निवार और बुरेवी ये दोनों साइक्लोन किस तरीके से आगे बढ़े थे इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन और क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, चलिए आई विल बी वेटिंग फॉर योर आंसर्स। द कंडीशंस फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स आर, तो जो ऊपर बात की उसके स्पेसिफिकेशन यहाँ पे दिए गए हैं। लार्ज सी सरफेस विथ टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री। सो वी ऑलरेडी नो कि जो इंडियन ओशन, नॉर्दर्न इंडियन ओशन और बे ऑफ बंगाल वाला जो इलाका है वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो टेम्परेचर है इट इज़ ग्रेटर देन 27 डिग्री सेल्सियस। प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, small variations in the vertical wind speed, a pre-existing weak low pressure area or low level cyclonic circulation, upper divergence above the sea level system. So these are some specification जिसकी वजह से इंडियन ओशन में, नॉर्दर्न इंडियन ओशन एंड बे ऑफ बंगाल जो है वहाँ पे आपको साइक्लोन ओरिजिनेट होते हुए दिखते हैं। आफ्टर साइक्लोन नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू सोशल एम्पावरमेंट। सो रिसेंटली आदि महोत्सव सेलिब्रेट किया गया, बट ड्यू टू द करंट ऑनगोइंग पेंडेमिक सिचुएशन वर्चुअल आदि महोत्सव सेलिब्रेट किया गया, और इस बार का जो फोकस स्टेट था, इस साल का जो द फोकस्ड स्टेट इज मध्य प्रदेश। सो द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज़ लॉन्च्ड द वर्चुअल एडिशन ऑफ आदि महोत्सव मध्य प्रदेश। द नेक्स्ट फोकस्ड स्टेट वुड बी गुजरात फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल। तो नेक्स्ट जो आदि महोत्सव होगा उसमें फोकस किस पे होगा? गुजरात पे, और उसके बाद का जो आदि महोत्सव होगा उस पे फोकस होगा वेस्ट बंगाल पे। क्या है आदि महोत्सव? सो नाम से ही पता चलता है कि जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, इंडिया के अलग अलग ट्राइबल ग्रुप्स हैं, उनको किस तरीके से एम्पावर किया जाए थ्रू डिफरेंट वेज। उनको कैसे रोज़गार दिया जाए, उनकी जो आर्ट है उसको कैसे प्रमोट किया जाए, उसको कैसे दुनिया के अलग अलग देशों तक पहुंचाया जाए। तो उसी का जो पूरा प्रमोशन इवेंट है दैट इज़ नोन एज आदि महोत्सव। इट इज़ अ नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल एंड अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स and the Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India, that is shortly known as TriFed. We have already know what is TriFed, ठीक है। TriFed में कौन चेयरमैन होगा, कितने सालों के लिए उनको चेयरमैनशिप मिलेगी या मेंबरशिप मिलेगी, we already know these issues. Those student who recently joined can just go through the previous notes और आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। These are the static इन्फॉर्मेशन, ओके, जो जब तक गवर्नमेंट उसमें बदलाव नहीं करेगी वो सालों साल तक वैसी की वैसी ही रहेगी। तो जैसे कि मैंने आपको रेकमेंड किया है, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के लिए एक अलग नोट बना लीजिए एंड उसको आपके करंट अफेयर्स के न्यूज़ के साथ लिंक करते जाइए, तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा। और आपको जब आप लिंक करोगे एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक के साथ तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा स्टोरी वाइज किसी भी न्यूज़ को याद रखना, राइट। सो ट्राइफेड और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स साथ में मिलकर आदि महोत्सव को जॉइंट इनिशिएटिव के तौर पर ऑर्गेनाइज करते हैं। इट कमेंस्ड इन 2017 एंड इज़ हेल्ड एन्युअली। तो ये 2017 में ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया था और हर साल इसको हेल्ड किया जाता है।
It is an attempt to familiarize the people with the rich and diverse craft culture of the tribal communities across the country in one place. In 2019, the festival was held in New Delhi and featured an exhibition cum sale of tribal handicrafts, art, paintings, fabric, jewelry, etc. तो जो भी उनको जो आर्ट्स है या जो उनके छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज़ है, उनको बेसिकली ऐसे एग्जीबिशन में क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा. नेक्स्ट जो हमारा इशू है दैट इज़ रिलेटेड टू क्रिटिसिज्म ऑफ पॉलिसीज़ ऑन कश्मीर, जो कि आया है OIC की तरफ से. नाउ व्हाट इज़ OIC? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन. आपको अगर याद हो तो 2 साल पहले जब सुषमा स्वराज हमारी विदेश मंत्री थी, तो इंडिया को एज अ स्पेशल गेस्ट, एज अ स्पेशल ऑनर सुषमा स्वराज को वहाँ पे बुलाया गया था OIC, जिसमें सारे मुस्लिम कंट्रीज़ है. राइट, इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ OIC एज ऑफ December 2020. राइट, बट क्योंकि इंडिया के रिलेशन पिछले काफ़ी सालों में मुस्लिम मेजॉरिटी जो कंट्रीज़ है, जैसे कि गल्फ़ कंट्रीज़ हो गए या हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ में मालदीव्स है, बांग्लादेश है, उनके साथ इंडिया के रिलेशन मुस्लिम कंट्री होते हुए भी इंडिया के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं. और क्योंकि इंडिया में मुसलमान इज़ दी बिगेस्ट माइनॉरिटी, हिंदुस्तान में जो मुसलमान जो कम्युनिटी है वो बिगेस्ट माइनॉरिटी है, विच कंप्राइजेज ऑलमोस्ट 25 to 30 crore पीपल इन इंडिया. तो इसीलिए OIC में इंडिया को जगह मिलनी चाहिए, ऐसा काफ़ी मुस्लिम कंट्रीज़ का मानना है. बट ऑब्वियस है कि पाकिस्तान जैसे कुछ देश है, टर्की जैसे कुछ देश है जो इसका विरोध करते हैं, और इसी की वजह से अब तक इंडिया OIC का मेंबर नहीं बन पाए. नाउ व्हाई आई एम कवरिंग दिस टॉपिक, बिकॉज आई हैव रिसीव्ड मल्टीपल रिक्वेस्ट फ्रॉम सम ऑफ द स्टूडेंट्स कि उनको जो मंथली करंट अफेयर्स वो पढ़ते हैं तो उनको इंडिया की फॉरेन पॉलिसी नहीं समझ में आती. नाउ व्हेन यू आर आस्किंग मी अबाउट इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, तो इट्स अ सेपरेट सब्जेक्ट. देर आर मल्टीपल ब्रांचेज ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट और दिस पर्टिकुलर टॉपिक. इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो मैं आपको 1 मिनट या 2 मिनट में जस्ट समझा दूँ कि हाँ चलो ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है. इट इज़ नॉट लाइक दैट. वाई इट इज़ नॉट लाइक दैट? लेट मी टेल यू. इंडिया का जो रिलेशन पाकिस्तान के साथ होगा, क्या वैसा ही रिलेशन या वैसी ही फॉरेन पॉलिसी इंडिया नेपाल के साथ या भूटान के साथ चालू रख पाएगा या बना पाएगा? नहीं बना पाएगा. क्यों? क्योंकि इंडिया के पाकिस्तान के साथ जो इंटरेस्ट है अपने, चाहे वो ट्रेड इंटरेस्ट हो, चाहे वो टेररिज्म से रिलेटेड इशू हो, वो अलग है इंडिया के नेपाल या इंडिया के भूटान के साथ के इश्यू से. नाउ यू डू नॉट कंपेयर दिस थिंग्स. सो व्हेन यू आर आस्किंग मी अबाउट फॉरेन पॉलिसी, यू हैव टू क्लैरिफाई कि आपको कौन सी फॉरेन पॉलिसी समझ नहीं आ रही है. इंडिया की पाकिस्तान के साथ फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की नेपाल के साथ फॉरेन पॉलिसी, इंडिया की भूटान, चाइना, बांग्लादेश, श्रीलंका एट्सेट्रा. तो अब ये सारे जो मैं नाम बोला, इसको आप और एक ब्रैकेट में डाल सकते हो, दैट इज़ इंडियाज़ नेबरिंग फॉरेन पॉलिसी. अब नेबरिंग फॉरेन पॉलिसी को भी वो इजीली, दैट इज़ नॉट अ वन टॉपिक, देर आर मल्टीपल टॉपिक्स, सब टॉपिक्स अंडर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट और दैट पर्टिकुलर पॉइंट. तो यू ऑल्सो हैव टू डिवाइड इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी लाइक दैट कि इंडिया की चाइना के साथ पॉलिसी अलग होगी, इंडिया रशिया के साथ कैसी पॉलिसी बना के रखी है जब से हम इंडिपेंडेंट हुए हैं. रशिया के साथ चाहे इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट हो, हमारी फॉरेन पॉलिसी अच्छी ही रही है. रशिया इज़ ऑलवेज अ फ्रेंड ऑफ इंडिया फ्रॉम द बिगिनिंग. ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान और इंडिया खड़े हैं और सामने रशिया खड़ा है, और अगर रशिया को पूछा जाएगा कि आप किसको सपोर्ट करोगे, सो ऑलमोस्ट इन ऑल स्ट्रेटेजीज या इन ऑलमोस्ट इन ऑल पॉलिसीज रशिया किसको सपोर्ट करेगा? इंडिया को सपोर्ट करेगा. बट यूएसए के बारे में ये नहीं कहा जा सकता, या चाइना के बारे में यू कैन नॉट से दैट कि चाइना इंडिया को ही सपोर्ट करेगा.
अब देखिए, चाइना इज़ आवर बिगेस्ट कॉम्पिटिटर इन एशिया एंड आउटसाइड एशिया, बट स्टिल इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो खुलकर चाइना को क्रिटिसाइज़ नहीं कर पाते, जैसे हम पाकिस्तान को या टर्की को जैसे हम क्रिटिसाइज़ कर लेते हैं, या जैसे बांग्लादेश को हम धमका देते हैं, या श्रीलंका को जैसे हम धमका देते हैं, वैसे हम चाइना को नहीं धमका सकते। क्यों? क्योंकि चाइना के साथ हमारे ग्रेटर इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। हमारी लंबी बॉर्डर है, चाइना हमसे ज़्यादा पावरफुल है, ट्रेड इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं, डिफेंस के इंटरेस्ट जुड़े हुए हैं। चाइना हमको काफ़ी जगह मदद भी कर सकता है और नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी पर्टिकुलरली चाइना के लिए बनाएगा, राइट? सो जिन लोगों ने भी मुझे क्वेश्चन पूछे, जस्ट कॉल मी कि आपको क्या टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, एंड देन वी विल डिस्कस इट फर्दर। सो ये जो बेसिकली टॉपिक है, ये इसलिए आया है कि रिसेंटली OIC की मीट हुई थी, दैट इज़ ऑल्सो एन एनुअल गैदरिंग, और वहाँ पे कश्मीर को लेकर एक रिजोल्यूशन पास किया गया कि इंडिया जो कर रहा है कश्मीर में जो मुसलमान हैं उनके साथ गलत कर रहा है, उनके एक्सक्लूसिविटी जो है वो चली जाएगी, उनको राइट्स नहीं मिलेंगे, ह्यूमन राइट्स का इशू है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो इंडिया हैज़ स्ट्रांगली रिजेक्टेड द क्रिटिसिज्म ऑफ इट्स कश्मीर पॉलिसी बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। देखिए, OIC में ऑलमोस्ट 80% ऑफ द कंट्री आर ऑन अ फ्रेंडली रिलेशन विद इंडिया, तो वो लोग भी खुलकर बोलना नहीं चाहते थे, बट क्योंकि देर आर मल्टीपल मुस्लिम नेशंस जिन्होंने ये रिजोल्यूशन लाया, तो उनको पास करना पड़ा। द 47th सेशन ऑफ द OIC काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स हेल्ड एट नियामे, नाइजर, जो कि आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है, had made a reference to India over its policies on Jammu and Kashmir. Now, what is OIC? So, OIC is the second largest intergovernmental organization after the United Nations. अब देखिए कितना बड़ा organization है after the United Nations. This is the second largest intergovernmental organization after the UN with a membership of 57 states. India is not a member of OIC. इट इज़ द कलेक्टिव वॉइस ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ है वो इसके मेंबर्स है। इट एंडेवर्स टू सेफ गार्ड एंड प्रोडक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड इन द स्पिरिट ऑफ प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड हार्मनी अमॉन्ग वेरियस पीपल ऑफ द वर्ल्ड. It was established upon a decision of the historical summit which took place in Rabat, Kingdom of Morocco in 1969, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेद्दा, सऊदी अरेबिया। ओके, सो 47th सेशन ऑफ OIC क्यों स्पेशल रहा और इंडिया ने क्यों अपना जो विरोध था वो दर्ज करवाया? सो रिपोर्ट सबमिटेड एट द 47th सेशन रिफर्ड टू द सिचुएशन इन जम्मू एंड कश्मीर. It is said that the decision of Indian government to repeal special status was aimed towards changing the demographic and geographic composition of the territory. अब ये चीज़ तो इंडिया खुल के बोल चुका है कि POK और अक्साई चीन वाला जो हिस्सा है वो भी हमारा है, उसमें हम जो भी करेंगे दैट इज़ इंडियाज़ इंटरनल मैटर, उसमें ना पाकिस्तान कुछ बोलेगा ना चाइना कुछ बोलेगा, बाकी के किसी कंट्री की तो बात ही छोड़ दो. सी, इंडिया इज़ ऑन दैट पोजीशन कि हमने जब ट्रम्प ने बोला था कि USA इज़ रेडी टू मीडिएट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, तो इंडिया ने बड़ी स्ट्रांगली दूसरे ही दिन उसको मना कर दिया था कि भाई तुम रहने दो, ये हमारा इशू है, हम खुद सॉल्व कर लेंगे, किसी तीसरे देश को इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. ओके, एंड दिस वाज टोल्ड रिगार्डिंग POK. जो हिस्सा हमारे पास है उसमें तो हम पाकिस्तान की दखलंदाजी भी मंजूर नहीं करते हैं. सो द कंटिन्यूस ब्लॉकेड एंड रेस्ट्रिक्शंस टुगेदर हैव लेड टू ह्यूमन राइट्स abuses. The statement acknowledged the support that Pakistan has been providing to keep the Kashmir issue on the agenda of the organization. Now this is the irony कि मुस्लिम वर्ल्ड, जहाँ पे काफ़ी सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जहाँ पे महिलाएं बाहर नहीं निकल सकती अगर उनके साथ कोई पुरुष ना हो, कोई मेल ना हो, ड्राइविंग के उनको
राइट्स नहीं दिए गए हैं, वोटिंग के राइट्स नहीं दिए गए हैं, पढ़ाई लड़कियों के लिए मुश्किल है, तो वो कंट्रीज़ बात कर रहे हैं इंडियन ह्यूमन राइट्स के ऊपर। और यही बात इंडिया ने कही। ओके, इंडिया ने क्या स्टैंड लिया? इंडिया स्ट्रांगली हिट आउट एट द ओआईसी अक्यूजिंग इट ऑफ मेकिंग फैक्चुअली इनकरेक्ट एंड अनवारंटेड references to Jammu and Kashmir in resolutions adopted by the grouping at the session। तो इंडिया ने तुरंत बोल दिया कि आपको यहाँ पे दखल अंदाजी करने की ज़रूरत नहीं है। और पाकिस्तान के शब्दों पे तो आप बिल्कुल मत जाइए, पहले पाकिस्तान के खुद के देश में क्या हो रहा है वो आपको देखना चाहिए। इंडिया asserted that the union territory is an integral and inalienable part of the country. India advised the OIC to refrain from making such references in future and said it is regrettable that the grouping continues to allow itself to be used by a certain country which has an abominable record on religious tolerance, radicalism and persecution of minorities in a clear reference to पाकिस्तान। देखिए, पहले इंडिया काफ़ी न्यूट्रल रहता था, बट क्योंकि नाउ द गवर्नमेंट हैज़ द मेजॉरिटी एंड द गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू स्पीक अप ऑन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स। रिसेंटली अगर मैं आपको बताऊं, तो अभी एक दो दिन पहले ही कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने दी ऑनगोइंग फार्मर प्रोटेस्ट के ऊपर कमेंट किया कि गवर्नमेंट इज़ नॉट डूइंग वेल एंड वाई फार्मर्स आर प्रोटेस्टिंग एंड सो। इमीडिएटली इंडिया ने इसको रिस्पॉन्ड कर दिया और कनाडा के जो हाई कमिश्नर है इंडिया में, उनको समन किया गया बाय द फॉरेन मिनिस्ट्री एंड बाय द होम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया कि आपके प्राइम मिनिस्टर को इंडिया में चल रहे ऑनगोइंग फार्मर प्रोटेस्ट के बारे में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पहली चीज़, दैट ही इज़ मिस इन्फॉर्म्ड, उनको पता ही नहीं है कि फार्मर्स क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड हाउ गवर्नमेंट इज़ हैंडलिंग इट। ये दिस इज़ एन कम्प्लीटली इंटरनल इश्यू ऑफ एनी कंट्री। पाकिस्तान के कराची सिटी में या कनाडा के वैंकूवर में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट किसी लोकल इश्यू को, लोकल प्रोटेस्ट को कैसे हैंडल करती है, इंडिया ने कभी उसमें दखल अंदाजी नहीं की। राइट, यूएसए में इतने बड़े प्रोटेस्ट हुए ब्लैक लाइव्स मैटर के, गवर्नमेंट ने ऑफिशियल तौर पर यूएस गवर्नमेंट को कभी नहीं कहा कि यू शुड हैंडल इट लाइक दिस और लाइक दैट। क्यों नहीं कहा? बिकॉज दैट इज़ नॉट स्टैंड ऑफ इंडिया। वो इंडिया की जगह ही नहीं है कि वो यूएस गवर्नमेंट को सलाह दे पाए। तो जब इंडिया उसको फॉलो करता है, इंडिया किसी दूसरे कंट्री की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करता है, सो इंडिया ऑल्सो एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम अदर कंट्रीज़ कि आपको भी इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। और यही चीज़ ओआईसी को भी समझाई गई और कनाडा को भी समझाई गई। वी विल टॉक अबाउट इन आवर फर्दर लेक्चर्स रिगार्डिंग दिस फार्मर्स बिल। हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में ये रिजॉल्व हो जाए। सो आफ्टर रिजोल्यूशन, ओरिजिनेट से लेकर रिजोल्यूशन तक हम पूरा एक लेक्चर उस पर कवर करेंगे। ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट। After India revoked special status in Kashmir, Pakistan lobbied with the OIC for their condemnation of the move. Over the last 1 year, Pakistan has tried to rouse sentiments among the Islamic countries, but only a handful of them, Turkey and Malaysia, publicly criticized India. अब क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इंडिया के बाकी के जो मेजॉरिटी अरब कंट्रीज़ है और जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है, उन सब के साथ हमारे रिलेशन काफ़ी अच्छे हो चुके हैं, ट्रेड वाइज, कल्चर वाइज। तो कोई कंट्री खुलकर इंडिया को क्रिटिसाइज करना नहीं चाहता। ओके, सऊदी अरेबिया एंड द यूएई, बोथ टॉप लीडर्स अमंग द मुस्लिम कंट्रीज, वर नॉट एज क्रिटिकल ऑफ इंडिया एज पाकिस्तान हैड होप्ड। ओआईसी के सेशन के बाद सऊदी अरेबिया ने और यूएई ने जो लोन्स दी हुई थी, जो लोन्स का वादा किया हुआ था पाकिस्तान को, उसको भी कैंसिल कर दिया। राइट, तो इंडिया इसको अपने एक विन के तरीके से, विन के तौर पर, जीत के तौर पर देख रहा है। Now, what is the relation between India and OIC? So, India's relationship with OIC as an organization has increased in past few years,
At the 45th session of the Foreign Ministers Summit in 2018, Bangladesh, the host, suggested that India, where more than 10% of the world's Muslim live, should be given observer status, but Pakistan opposed the proposal. तो जब 2018 में ये समिट हुई थी बांग्लादेश में, तो क्योंकि बांग्लादेश के और इंडिया के रिलेशन काफ़ी अच्छे हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, बांग्लादेश हमारा एक अच्छा नेबर रहता आया है टिल डेट। तो बांग्लादेश ने ये बोला कि क्योंकि 10% से भी ज़्यादा मुस्लिम इंडिया में रहते हैं, तो उसको उनकी आवाज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए इंडिया शुड बी गिवन एन ऑब्जर्वर स्टेटस, बट पाकिस्तान ने उसको अपोज किया। In 2019, India made its maiden appearance at the OIC Foreign Ministers meeting as a guest of honor. The first time invitation was seen as a diplomatic victory for India, especially at the time of heightened tensions with Pakistan following the Pulwama attack. तो हमारे पाकिस्तान के साथ कोई डिप्लोमेटिक टॉक्स पिछले 4 सालों में 5 सालों में नहीं हुई है आफ्टर द पुलवामा अटैक। इंडिया ने ऑलरेडी अपना स्टैंड जो है वो क्लियर कट शब्दों में वर्ल्ड फोरम्स पे, अलग अलग वर्ल्ड फोरम्स पे रख दिया है। टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो हैंड इन हैंड। या तो आप बातचीत कीजिए या तो आप आतंकवाद कीजिए, दोनों में से एक चूज कर लीजिए। अगर आपको आतंकवाद को सपोर्ट करना है सो हम आपसे बात करने के लिए रेडी नहीं है। पहले आप आतंकवाद को ख़त्म कीजिए, देन वी विल स्टार्ट आवर डिप्लोमेटिक रिलेशंस। और इसको काफ़ी लोगों ने सपोर्ट भी किया है। इंडिया को एक लीडर के तौर पर देखा जा रहा है इन द फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। इंडियाज़ रिलेशनशिप विद OIC मेंबर कंट्रीज़, जो अलग अलग मेंबर कंट्रीज़ है, किसके साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं। सो इंडिविजुअली इंडिया हैज़ गुड रिलेशंस विथ ऑलमोस्ट ऑल मेंबर नेशंस। Ties with the UAE and Saudi Arabia especially have improved significantly in recent years. प्राइम मिनिस्टर के प्राइवेट रिलेशन है इनके जो हेड ऑफ द स्टेट्स है उनके साथ। द क्राउन प्रिंस ऑफ अबू धाबी वॉज अ स्पेशल चीफ गेस्ट at the 68th Republic Day celebrations in 2017. The OIC includes two of India's close neighbors, Bangladesh and Maldives. Indian diplomats say both countries privately admit that they do not want to complicate their bilateral ties with India on कश्मीर। तो देखिए बांग्लादेश और मालदीव ने तो ऑलरेडी पल्ला अपना झाड़ दिया है कि भाई कश्मीर में आपको जो करना है करो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हम उसमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे। क्यों? बिकॉज दे रिस्पेक्ट इंडियाज़ सॉवरेनिटी एंड इंटरनल अफेयर्स। ओके, तो ये दोनों कंट्री ने तो ऑलरेडी बोल दिया, UAE और सऊदी अरेबिया को भी ज़्यादा लेना देना नहीं है। So this is the part of India's foreign policy, right? देखिए दोनों के रीज़न अलग है। सऊदी अरेबिया क्यों इंडिया को सपोर्ट कर रहा है उसके रीज़न अलग हो सकते हैं। बांग्लादेश इंडिया को क्यों सपोर्ट कर रहा है उसके रिलेशन अलग हो सकते हैं। पाकिस्तान इंडिया को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहा है उसके काफ़ी ऑब्वियस रीज़न है। नाउ व्हाई टर्की इज़ अपोजिंग इंडिया। इंडिया का तो काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट था टर्की में, बट टर्की के जो नए प्रेसिडेंट हैं वो प्रो मुस्लिम माने जाते हैं, वो मुस्लिम कट्टरवाद को बढ़ावा देने वाले माने जाते हैं, और इसीलिए वो इंडिया को अपने अपोनेंट के तौर पर देखते हैं, ना कि इंडिया को एक टीम की तरह वो देखते हैं। तो इसीलिए पॉलिटिक्स बदलने से, गवर्नमेंट के बदलने से भी दो देशों के बीच के जो रिश्ते हैं उसमें काफ़ी बदलाव आ सकता है। तो ये भी आपको अपनी, जब आप फॉरेन पॉलिसी को स्टडी करोगे तो आपको फॉरेन पॉलिसी में ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अभी रिसेंटली USA के चुनाव हुए तो इंडियन गवर्नमेंट नहीं चाहती कि रिलेशन ख़राब हो, क्योंकि वी आर ऑलरेडी इन फाइट विथ चाइना। तो चाइना के साथ अगर हमें लड़ना है तो एशिया से बाहर अगर कोई हमें हेल्प कर सकता है तो वो कौन है? USA। ट्रंप जो थे वो काफ़ी अच्छी तरीके से इंडिया को हेल्प कर रहे थे, बट क्योंकि ट्रंप और बिडेन आर अपोनेंट, ये माना जा रहा था कि बिडेन के आने के बाद, जो बिडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद इंडिया के साथ जो रिलेशन है वो वापस थोड़े डल हो जाएंगे। आपको अगर पता होगा तो मोदी जी ने प्रचार भी किया था ट्रंप के लिए,
बट ऐसा नहीं हुआ। एक्सपेक्टेशन यही लगाई जा रही है, और इवन दी न्यूली फॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेशन इन यूएसए, उन्होंने भी ये कंफर्म किया है कि वो लोग चाइना को काउंटर करेंगे और इंडिया के साथ उनके जो रिलेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए कोशिश करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट जो हमारा एक टॉपिक है, दैट इज़ एन क्वाइट एन ऑफ बिट टॉपिक, जो कि है मैनुअल स्कैवेंजिंग से रिलेटेड। अब मैनुअल स्कैवेंजिंग का मतलब क्या है? रास्तों पर जो आपने गटर देखी है, राइट, मेन रोड्स पे या आपकी गलियों में जो गटर्स होती है, ड्रेनेज लाइंस जो सड़कों के नीचे से गुजरती है, उनको मैन्युअली साफ करने का काम आज भी इंडिया में होता है। ओके, देयर आर लैक्स ऑफ पीपल कि जिनको गटर साफ करने के लिए उतरना पड़ता है ताकि उनको 1 महीने के बाद 20,000 25,000 सैलरी मिल सके। अब आप सोच के देखिए कि आपके घर के बाहर अगर 5 दिन का कचरा पड़ा हो, तो वी कैन नॉट टॉलरेट दैट, राइट? और इन लोगों को, समाज का एक वर्ग ऐसा है कि उनको जस्ट टू लिव, सिर्फ उनको ज़िंदा रहने के लिए पूरे शहर का कचरा जो है उसको साफ करना पड़ता है। इसके अगेंस्ट जो सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग था वो 1993 में ही आ गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 1993 इसको इलीगल करार कर दिया था कि देयर शुड बी नो मैनुअल स्कैवेंजिंग। आप मशीनरीज के लिए खर्चा करो या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो या कुछ भी करो, बट एक भी इंसान गटर के अंदर नहीं उतरेगा। और अगर उसको गटर के अंदर उतरना होगा तो प्रॉपर प्रोटेक्टिव गियर्स उसको दिए जाएंगे, अच्छा सा सूट दिया जाएगा जो कि उसको स्किन को या उसके बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके। अगर ऑन वर्क उसकी डेथ होती है तो उसके फैमिली को इंश्योर्ड किया जाएगा, उसके बच्चों को इंश्योर्ड किया जाएगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट इट्स ऑलमोस्ट 30 ईयर्स नाउ, राइट? 30 सालों में इसके ऊपर ऑन ग्राउंड कोई वर्क होता हुआ हमें नहीं दिखा। उसी को आगे बढ़ाने के लिए ये एक प्रयास है। So recently, the government has announced two major initiatives for ending the hazardous practice of manual cleaning of septic tanks and sewer lines and making the mechanized cleaning must. तो ये तो 1993 में ही सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था, बट गवर्नमेंट उसको अब फॉलो करने जा रही है। इट इज़ स्टिल एन इनिशिएटिव। The Ministry of Social Justice and Empowerment will amend the law for making machine cleaning mandatory, whereas the Ministry of Housing and Urban Affairs has launched the Safai Mitra Suraksha Challenge. लॉ में क्या बदलाव किया जाएगा? सो द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन अमेंडमेंट बिल 2020 लाया गया है एज अ पार्ट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्रीज नेशनल एक्शन प्लान। तो ये गवर्नमेंट का ये कहना है कि आने वाले 1 या 1.5 साल में ही सारे सिस्टम को मैकेनाइज्ड कर दिया जाएगा। मैनुअल स्कैवेंजिंग को आने वाले 1-2 सालों में ही पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। The plan aims to modernize existing sewage system and coverage of non-sewered areas, setting up of fecal sludge and septage management system for mechanized cleaning of septic tanks, transportation and treatment of fecal sludge, equipping the municipalities and setting up sanitation response units with helplines. और क्या क्या चेंजेस किए जाएंगे? सो मैकेनाइज्ड क्लीनिंग के ऊपर जोर दिया जाएगा। जो जो म्यूनिसिपैलिटीज़ के पास फंड नहीं होगा उनको फंड प्रोवाइड करवा कर भी उनको ये इनकरेज किया जाएगा कि आप मैनुअल एफर्ट को रिड्यूस कर दीजिए और पूरी सिस्टम को मशीन के थ्रू चलाइए। पेनल्टी, द बिल proposes to make the law banning manual scavenging more stringent by increasing imprisonment term and the fine amount. जो अधिकारी होगा उसको जेल की सज़ा दी जाएगी। Currently engaging any person for hazardous cleaning of sewers and septic tanks by any person or agency is punishable with imprisonment of up to 5 years or a fine of up to 5 lakh or both. तो देखिए अभी भी सज़ा तो है, बट फिर भी गवर्नमेंट खुद एजेंसीज के थ्रू मैन्युअली इसको चला रही है, जो कि अब बंद होगा गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव से।
फंड्स कौन देगा? सो द फंड्स विल बी प्रोवाइडेड डायरेक्टली टू द सैनिटेशन वर्कर्स एंड नॉट टू द म्यूनिसिपैलिटीज और कॉन्ट्रैक्टर्स टू परचेज द मशीनरी। देखिए, जो सैनिटेशन वर्कर है उनको सीधा पैसा दे दिया जाएगा, उनको बोला जाएगा कि आपको उतरने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो मशीनरी चाहिए आप लेके आओ और उसी से अपना काम चलाओ। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज क्या होगा? सो द चैलेंज हैज़ बीन लॉन्च्ड अमॉन्ग 243 मेजर सिटीज़। एम क्या है इसका? बेसिकली टू प्रिवेंट हजार्डस क्लीनिंग ऑफ सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक्स एंड प्रमोट देयर मैकेनाइज्ड क्लीनिंग, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके। एलिजिबिलिटी क्या होगी टू पार्टिसिपेट इन दिस चैलेंज? द स्टेट कैपिटल्स, अर्बन लोकल बॉडीज एंड स्मार्ट सिटीज विल बी एलिजिबल टू पार्टिसिपेट. Cities will be awarded in 3 subcategories with the population of more than 10 lakhs, then 3 to 10 lakhs and up to 3 lakhs. तो इन 3 कैटेगरीज में जो शहर है या जो टाउन्स है उनको डिवाइड किया जाएगा with a total prize money of 52 crore to be given to winning cities across all categories. तो ये भी एक मोटिवेशनल स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से। देखना है आने वाले 1-2 सालों में कि इसके ऊपर क्या इम्प्रूवमेंट होता है। So this was your today's lecture. अगर कोई डाउट है so you can reach out to me. Till then stay home, stay safe. Thank you.